ग्रीक देवता पोसाइडन नदी के भीतर से बाहर निकलता है। वह सीधे जाकर अपने भाई ज्यूस से मिलता है। ज्यूस बिना कुछ कहे उसे आसमान की ओर देखने का इशारा करता है। ऊपर नजर डालते ही पोसाइडन देखता है कि चारों तरफ काले, घने और डरावने तूफानी बादल छाए हुए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कहीं भी बिजली की एक भी चमक नहीं थी। ज्यूस गुस्से और बेचैनी के साथ बताता है कि उसका मास्टर बोल्ट चोरी हो चुका है और उसी वजह से आसमान में बिजली नहीं है। यह सुनते ही पोसाइडन पूरी तरह चौंक जाता है। वह तुरंत और साफ शब्दों में इनकार करता है कि यह काम उसका नहीं है। वह ज्यूस को याद दिलाता है कि देवताओं के बीच यह सख्त नियम है कि कोई भी देवता दूसरे की शक्तियां या हथियार नहीं चुरा सकता, लेकिन ज्यूस उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। वह सीधे आरोप लगाता है कि यह काम पोसाइडन के बेटे ने किया है। पोसाइडन गुस्से में लेकिन सच्चाई के साथ कहता है कि उसने अपने बेटे को तब से नहीं देखा जब वह एक छोटा सा बच्चा था। फिर भी ज्यूस चेतावनी देता है कि अगर समर सोल्स्टिस की आधी रात तक मास्टर बोल्ट वापस नहीं आया तो वह देवताओं के बीच युद्ध की घोषणा कर देगा। अगले दिन कहानी एक आम से दिखने वाले लड़के पर शिफ्ट होती है। उसका नाम पर्सी है। वह एक स्विमिंग पूल से बाहर निकलता है जहां वह पूरे 7 मिनट तक पानी के अंदर रहा था। उसका दोस्त ग्रोवर हैरान होकर उसकी तारीफ करता है और उससे पूछता है कि वह इतना लंबे समय तक सांस कैसे रोक सकता है। पर्सी खुद भी कंधे उचका देता है और कहता है कि उसे नहीं पता। वह बस इतना जानता है कि पानी ही एक ऐसी जगह है जहां उसका दिमाग साफ साफ काम करता है और वह खुद को शांत महसूस करता है। इसके बाद दोनों अपनी इंग्लिश क्लास की ओर जाते हैं। वहां एक नई टीचर आई होती है जिनका नाम मिसेस डॉट्स होता है। वह बोर्ड पर एक कोट लिखती है और क्लास से उसका मतलब समझाने को कहती है। पर्सी हाथ नहीं उठाता, फिर भी मिसेस डॉट्स उसे ही जवाब देने के लिए चुन लेती है। पर्सी को डिस्लेक्सिया की समस्या होती है जिसकी वजह से उसे शब्द पढ़ने में काफी परेशानी होती है। अक्षर उसे उलझे हुए और अजीब लगते हैं। वह बस इतना ही कह पाता है कि उसे नहीं पता। स्कूल खत्म होने के बाद पर्सी घर लौटता है। वहां उसकी मां सैली रहती है जो अपने पति गैब के साथ रहती है। पर्सी अपनी मां से शिकायत करता है कि उसकी डिस्लेक्सिया पहले से और ज्यादा बढ़ती जा रही है। वह कहता है कि उसे लगा था यह स्कूल उसकी हालत बेहतर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सैली उसे दिलासा देती है मगर उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। तभी अचानक गैब जोर से चिल्लाकर बियर मांगता है। सैली बिना कुछ कहे चुपचाप जाकर उसे बियर दे देती है। पर्सी को अंदर ही अंदर नफरत होने लगती है कि उसकी मां गैब के नशे में डूबे हुए गंदे और बदतमीज व्यवहार को कैसे सहन कर रही है। जब पर्सी गैब को जवाब देता है तो गैब उसे चेतावनी देता है कि उसे इज्जत से बात करनी चाहिए। पर्सी चुप हो जाता है, लेकिन उसके दिल में गैब के लिए नफरत और गहरी हो जाती है। अगले दिन पर्सी की क्लास ग्रीक म्यूजियम घूमने जाती है। अंदर जाने से ठीक पहले पर्सी को एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, तैयार रहो, सब कुछ बदलने वाला है। वह आसपास देखता है और एक आदमी को देखता है जो बिल्कुल पोसाइडन जैसा लगता है, लेकिन पल भर में वह आदमी गायब हो जाता है। पर्सी को लगता है कि शायद यह उसकी कल्पना थी। म्यूजियम के अंदर मिस्टर ब्रूनर क्लास को ज्यूस, पोसाइडन और हेडिस के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। वह बताते हैं कि कैसे 3 भाइयों ने अपने पिता को हराने के बाद दुनिया पर राज किया। वह यह भी समझाते हैं कि कैसे देवता कभी इंसानों के बीच रहते थे और उनसे बच्चे पैदा होते थे जिन्हें डेमीगॉड कहा जाता था। पर्सी का ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन अचानक वह सही जवाब दे देता है। तभी वह देखता है कि दीवारों पर लिखे हुए प्राचीन ग्रीक शब्द उसकी आंखों के सामने बदलकर अंग्रेजी में आ रहे हैं। एक नाम उसे अजीब तरह से छू जाता है। पर्सियस ब्रूनर मान लेता है कि पर्सी सही है, लेकिन उसी वक्त मिसेस डॉट्स जिद करती हैं कि वह पर्सी से अकेले में कुछ बात करना चाहती हैं। वह उसे एक सुनसान हॉल में ले जाती है। अचानक मिसेस डॉट्स गायब हो जाती हैं और ऊपर से फिर प्रकट होती हैं। वह पर्सी से चोरी हुए मास्टर बोल्ट की मांग करती हैं। पर्सी बुरी तरह घबरा जाता है और कहता है कि उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, मिसेस डॉट्स एक भयानक राक्षस में बदल जाती हैं और उस पर हमला कर देती हैं। जैसे ही पर्सी लगभग मरने ही वाला होता है, तभी ब्रूनर और ग्रोवर दौड़ते हुए आते हैं। वे उस क्रिएचर पर चिल्लाते हैं और उसे फ्यूरी कहते हैं। ब्रूनर चेतावनी देता है कि अगर वह वहां से नहीं गई तो वह उसे चीर देगा। वह राक्षस खिड़की से भाग निकलता है। पर्सी पूरी तरह से डर चुका होता है। पर्सी ब्रूनर को यह कहते हुए सुन लेता है कि मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वे उसे ढूंढ लेंगे। पर्सी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। वह कहता है कि उसने कुछ भी चोरी नहीं किया। ब्रूनर उस पर भरोसा करता है और ग्रोवर को आदेश देता है कि वह पर्सी को सुरक्षित रखने के लिए उसे एक कैंप में ले जाए, इससे पहले कि और राक्षस आ जाएं। ब्रूनर पर्सी को एक पेन देता है और कहता है कि यह एक बहुत ही पावरफुल हथियार है जिसे वह खतरे में इस्तेमाल करेगा। पर्सी को उस पर भरोसा नहीं होता, लेकिन ब्रूनर उसकी बात अनसुनी कर देता है। म्यूजियम से निकलने के बाद पर्सी ग्रोवर से पूछता है कि असल में चल क्या रहा है और ब्रूनर उसे इतना महत्वपूर्ण क्यों मानता है। ग्रोवर मान लेता है कि वह कई सालों से पर्सी पर नजर रखे हुए था। पर्सी को शक होता है क्योंकि ग्रोवर तो बैसाखियों पर चलता है। ग्रोवर बस इतना कहता है, दिखावे पर मत जाओ। घर पहुंचते ही ग्रोवर सैली से कहता है कि उन्हें तुरंत निकलना होगा, लेकिन गैब रास्ता रोक लेता है और मांग करता है कि सैली मेहमानों की सेवा करे। पर्सी उसे अपमानित करता है और गैब पर हमला करने ही वाला होता है। तभी ग्रोवर अपनी बैसाखियों से गैब को गिरा देता है। भागते हुए पर्सी कसम खाता है कि उसने मास्टर बोल्ट नहीं चुराया। सैली कहती है कि उसे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। वह समझाती है कि वह कैंप उसके जैसे खास बच्चों के लिए है। पर्सी को यह सब पागलपन लगता है। सैली बताती है कि पर्सी स्पेशल है और यह सब उसके पिता की वजह से है। पर्सी उस आदमी के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता जिसने उसे छोड़ दिया था, लेकिन सैली कहती है कि उसके पिता कभी उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। इससे पहले कि पर्सी और सवाल पूछ पाता, एक मिनटर उनकी कार पर हमला कर देता है। वे किसी तरह एक्सीडेंट से बचते हैं। तभी पर्सी देखता है कि ग्रोवर अपनी असली शक्ल दिखाता है। असल में वह एक सैटर है। वे कैंप के गेट तक पहुंचते हैं, लेकिन सैली अंदर नहीं जा सकती। वह पर्सी को बताती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उसकी तरह नहीं है। तभी अचानक मिनोटर सैली को पकड़ लेता है और इतनी जोर से दबाता है कि वह गायब हो जाती है।
गुस्से और दर्द से भरकर पर्सी को ब्रूनर का दिया हुआ पेन याद आता है। जैसे ही वह उसका ढक्कन खोलता है वह एक तलवार में बदल जाता है। पर्सी उस डीमन से लड़ता है, तलवार उसके हाथ से छूट जाती है, लेकिन आखिरी ताकत लगाकर वह वार करता है और मिनोटर को मार देता है। इसके बाद वह ग्रोवर के पास गिरकर बेहोश हो जाता है। बाद में वह कैंप के अंदर होश में आता है। ग्रोवर उसे बताता है कि पिछली रात सपना नहीं था, उसकी माँ अब नहीं रही। पर्सी पूरी तरह टूट जाता है। ग्रोवर खुद को दोषी मानता है और कहता है कि वह सिर्फ एक जूनियर प्रोटेक्टर था जिसके अभी सींग भी नहीं आए थे। पर्सी उसे दिलासा देता है और कहता है कि यह उसकी गलती नहीं थी। बाहर ग्रोवर पर्सी को कैंप दिखाता है और आखिरकार पूरी सच्चाई बताता है। पर्सी एक डेमीगॉड है। उसकी डिस्लेक्सिया इसलिए है क्योंकि उसका दिमाग प्राचीन ग्रीक के लिए बना है। वह लड़ाई में तेज और निडर है और इसी वजह से वह मिनोटर को हरा पाया। पर्सी, जो हमेशा खुद को अजीब समझता आया था, यह सब सुनकर पूरी तरह दंग रह जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचते ही वह एक लड़की को बेहद खूबसूरती और परफेक्शन के साथ लड़ते हुए देखता है। ग्रोवर बताता है कि उसका नाम एनाबेथ है। वह एथेना की बेटी है और कैंप की सबसे बेहतरीन योद्धाओं में से एक है। ग्रोवर पर्सी को सेंटर्स से मिलवाता है और उन्हीं में से एक मिस्टर ब्रूनर होते हैं। जैसे ही पर्सी अपने टीचर को आधे इंसान और आधे घोड़े के रूप में देखता है वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ब्रूनर मुस्कुराते हुए माफी मांगता है और कहता है कि उसे अफसोस है कि उसने अब तक अपनी असली पहचान छुपा कर रखी। वह समझाता है कि यह सब पर्सी की सुरक्षा के लिए जरूरी था। इसके बाद ब्रूनर पर्सी को एक खास कैबिन दिखाने ले जाता है। वह बताता है कि यह कैबिन उसके पिता ने बनवाया था। अंदर कदम रखते ही पर्सी की नजर एक भव्य त्रिशूल पर पड़ती है। उसे देखते ही उसके दिमाग में सारी चीजें जुड़ने लगती हैं और वह समझ जाता है कि उसका पिता कोई और नहीं बल्कि पोसाइडन है। ब्रूनर इस बात की पुष्टि करता है और बताता है कि ज्यूस, पोसाइडन या हेडिस जैसे बड़े देवताओं के बच्चों का होना बेहद रेयर है। वह यह भी समझाता है कि इसी वजह से अब पर्सी अपने पिता के भाइयों की नजर में एक बड़ा खतरा बन चुका है। ब्रूनर गैब के बारे में भी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि गैब की भयानक बदबू दरअसल पर्सी को राक्षसों से छुपाने में मदद करती थी। यही कारण था कि सैली ने इतने सालों तक गैब के बुरे व्यवहार को सहा। यह सुनकर पर्सी पूरी तरह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी मां ने उसकी सुरक्षा के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया और फिर भी वह उसे बचा नहीं सका। पर्सी पूछता है कि उसे इस कैंप में क्यों लाया गया है। तब ब्रूनर उसे बताता है कि अब यही उसकी जिम्मेदारी है कि वह ज्यूस का मास्टर बोल्ट वापस लाए और उस युद्ध को रोके जो पूरी धरती को नष्ट कर सकता है। पर्सी गुस्से में कहता है कि यह उसकी समस्या नहीं है, लेकिन ब्रूनर जवाब देता है कि सिर्फ वही ज्यूस को यकीन दिला सकता है कि वह निर्दोष है। हालांकि इसके लिए उसे पहले ट्रेनिंग लेनी होगी क्योंकि अब राक्षस जरूर उसके पीछे आएंगे। ट्रेनिंग ग्राउंड पर ब्रूनर पर्सी का परिचय बाकी कैंपर्स से कराता है। ल्यूक, जो कि हर्मिस का बेटा है, उसे बड़े अपनापन के साथ स्वागत करता है और अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद ब्रूनर कैप्चर द फ्लैग गेम की घोषणा करता है। एनाबेथ, जो अपोजिशन टीम की लीडर होती है, उनका झंडा छुपा देती है। वहीं पर्सी ल्यूक के साथ अपनी टीम में रहता है। खेल के दौरान ल्यूक दुश्मन खिलाड़ियों से लड़ता है और पर्सी को झंडा ढूंढने भेज देता है। जंगल के अंदर पर्सी को वह झंडा बिना किसी गार्ड के मिल जाता है, लेकिन तभी एनाबेथ उस पर घात लगाकर हमला कर देती है। वह आत्मविश्वास से कहती है कि वह हमेशा जीतती आई है। वह जोरदार हमला करती है और पर्सी के हाथ को घायल कर देती है। फिर सबके सामने उसे आसानी से अपने कंट्रोल में कर लेती है। ग्रोवर ब्रूनर से लड़ाई रोकने की गुहार लगाता है, लेकिन ब्रूनर मना कर देता है। बुरी तरह से पिटने के बाद पर्सी अचानक पोसाइडन की आवाज सुनता है जो उसे पानी की ओर जाने को कहती है। जैसे ही पर्सी पानी में कदम रखता है उसके जख्म भरने लगते हैं, उसकी ताकत वापस आने लगती है और वह नई एनर्जी से भर जाता है। पानी से निकलते ही पर्सी एनाबेथ के सिपाहियों को एक एक करके हरा देता है और आखिरकार खुद एनाबेथ को भी निहत्ता कर देता है। वह उसकी तलवार छीन लेता है, लेकिन उसे मारने के बजाय वह झंडा फाड़ देता है और अपनी टीम को जीत दिला देता है। कैंप के सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि जो कुछ उन्होंने अभी देखा था उसने सबको हैरान कर दिया था। उसी रात जब कैंपर्स जीत का जश्न मना रहे होते हैं, एनाबेथ पर्सी को छेड़ते हुए पूछती है कि क्या वह खुद को हीरो महसूस कर रहा है। पर्सी मना कर देता है। एनाबेथ मजाक में कहती है कि शायद जल्दी ही उसका अहंकार बहुत बड़ा हो जाएगा। पर्सी को लगता है कि शायद वह उसे पसंद नहीं करती। इस पर एनाबेथ जवाब देती है कि उसने अभी फैसला नहीं किया है। अचानक ही कैंप फायर के बीचों बीच हेडिस प्रकट हो जाता है। वह सीधे पर्सी को मांगता है। जब कोई जवाब नहीं देता तो वह जमीन को जलाना शुरू कर देता है। वह धमकी देता है कि अगर पर्सी अपनी मां को फिर से देखना चाहता है तो उसे मास्टर बोल्ट वापस करना होगा। हैरान पर्सी उसका सामना करता है। हेडिस बताता है कि सैली मरी नहीं है बल्कि उसे कैद कर लिया गया है। वह पर्सी को उसकी मां की झलक दिखाता है और वादा करता है कि अगर पर्सी उसे बोल्ट लाकर देगा तो वह उसकी मां को आजाद कर देगा। हेडिस के गायब होने के बाद पर्सी जिद करता है कि उसे तुरंत निकलना होगा। ब्रूनर चेतावनी देता है कि कोई सौदा नहीं किया जा सकता क्योंकि पर्सी ने बोल्ट चुराया ही नहीं है, लेकिन पर्सी अपनी मां को छोड़ नहीं सकता था। उसी रात वह चुपके से कैंप छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रोवर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वह भी उसके साथ प्रोटेक्टर बनकर जाएगा। तभी एनाबेथ भी वहां आ जाती है और जोर देकर कहती है कि वह भी साथ जाएगी। न चाहते हुए भी पर्सी को उन्हें साथ ले जाना पड़ता है। उन्हें यह नहीं पता होता कि हेडिस तक कैसे पहुंचा जाए। तब एनाबेथ सुझाव देती है कि वे ल्यूक से पूछें क्योंकि हर्मिस अंडरवर्ल्ड में आता जाता रहता है। ल्यूक मानता है कि वह अपने पिता से कभी नहीं मिला और वह देवताओं को काफी सेल्फिश मानता है, लेकिन वह बताता है कि एक बार उसे हर्मिस के घर से जादुई उड़ने वाले जूते और एक नक्शा मिला था। उस नक्शे में 3 मोतियों का जिक्र था जो हेडिस की पत्नी परसेफनी के थे। ये मोती अंडरवर्ल्ड से बाहर निकलने में मदद करते हैं।
ल्यूक समझाता है कि मोती पर कदम रखकर मन में उस जगह की कल्पना करनी होगी जहां वे जाना चाहते हैं। जाने से पहले ल्यूक पर्सी को एक शील्ड तोहफे में देता है। उनकी पहली मंजिल एक बेहद वीरान पड़ा रेस्टोरेंट होता है जो चारों तरफ पत्थर की मूर्तियों से भरा होता है। एनाबेथ वहां सोने के ड्रैकमा का फव्वारा देखती है और पर्सी को कुछ सिक्के देती है। वे पहले मोती की तलाश में अलग अलग हो जाते हैं। तभी एक रहस्यमयी औरत एनाबेथ से मदद मांगती है और उसे खींच कर ले जाती है। उसी समय ग्रोवर अपने मरे हुए अंकल की एक मूर्ति को देखता है जो बेहद असली लग रही होती है। तभी उसे सच्चाई समझ में आ जाती है कि यह मेडुसा का अड्डा है। डर के मारे वह पर्सी को वार्न करता है और एनाबेथ को ढूंढने दौड़ता है। जैसे ही एनाबेथ और वह बूढ़ी औरत रेस्टोरेंट से बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, वे सीधे मेडुसा से टकरा जाती हैं। मेडुसा एथेना की बेटी का स्वागत करती है और कहती है कि उसे इन मूर्तियों के साथ रहते हुए बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। जब एनाबेथ पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वह कौन है, तो मेडुसा कहती है कि वह उसे महसूस कर सकती है। वह एनाबेथ के बालों की तारीफ करती है और उस खूबसूरती को याद करती है जो एथेना के श्राप से पहले उसके पास थी। फिर वह अपना स्कार्फ हटाती है और उसके बालों की जगह सांप दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद वह अपने चश्मे उतार देती है और उन्हें उसकी तरफ देखने को उकसाती है। एनाबेथ तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है और बूढ़ी औरत को भी ऐसा करने को कहती है, क्योंकि मेडुसा की नज़र लोगों को पत्थर बना देती थी। लेकिन बूढ़ी औरत थक जाती है और एक पल के लिए आंखें खोल लेती है। उसी पल वह एनाबेथ का हाथ थामे हुए पत्थर की मूर्ति बन जाती है। मेडुसा एनाबेथ पर दबाव डालती है कि वह आंखें खोले। तभी ग्रोवर और पर्सी वहां पहुंचते हैं। वे जानते हैं कि वे उसे सीधे नहीं देख सकते, इसलिए पर्सी अपने फोन के मेटल कवर में उसका रिफ्लेक्शन देखने का सुझाव देता है। मेडुसा को पास में ही एक और डेमीगॉड की मौजूदगी महसूस होती है और उसे एहसास होता है कि पर्सी पोसाइडन का बेटा है। गुस्से में वह मूर्तियां गिराने लगती है, जिनमें से एक पर्सी को फंसा लेती है। वह उसे पकड़ लेती है और धमकी देती है कि वह अपने सांपों से उसकी आंखें खुलवा देगी। आखिरी पल में एनाबेथ और ग्रोवर एक ट्रक लेकर अड्डे में घुसते हैं और मेडुसा को जोरदार टक्कर मारते हैं। गुस्से में तड़पती हुई मेडुसा जमीन पर पड़े पर्सी के फोन को देख लेती है और उसमें अपना ही साया देख लेती है। पर्सी इसी मौके का फायदा उठाता है, चुपचाप उसके पीछे जाता है और उसकी गर्दन काट देता है। इसके बाद वह बाकी सभी से कहता है कि अब वे अपनी आंखें खोल सकते हैं। एनाबेथ सुझाव देती है कि मेडुसा का सिर अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि उसकी ताकत मरने के बाद भी काम करती है। पर्सी इस बात से सहमत हो जाता है और मेडुसा के सिर को ग्रोवर के स्वेटर में लपेटकर सुरक्षित रख लेता है। मेडुसा के गहनों की तलाशी लेने पर उन्हें परसेफनी का एक मोती मिलता है। अब उनके पास 3 में से 1 मोती मिल चुका था, जबकि 2 अभी बाकी थे। नक्शा देखने पर उन्हें पता चलता है कि अगला मोती नेसविल के एक म्यूजियम में मौजूद है। रास्ते में थकान की वजह से वे लोग आराम करने के लिए एक मोटेल में रुकते हैं। पर्सी बिना देर किए सीधे स्विमिंग पूल में उतर जाता है। थोड़ी ही देर में एनाबेथ भी उसके पास आ जाती है। जब पर्सी पानी की मदद से एनाबेथ के हाथ की चोट ठीक कर देता है, तो दोनों अपने अपने माता पिता के बारे में बात करने लगते हैं। एनाबेथ स्वीकार करती है कि वह आज तक एथेना से कभी नहीं मिली। यह सुनकर पर्सी हैरान हो जाता है और पूछता है कि ऐसा क्यों। तब एनाबेथ बताती है कि ज्यूस ने एक कानून बनाया था जिसके तहत देवताओं को अपने बच्चों से मिलने की इजाजत नहीं थी, खासकर तब जब पोसाइडन ने कई बार पर्सी से मिलने की कोशिश की थी। उनकी यह बातचीत तभी रुक जाती है जब ग्रोवर उन्हें टीवी देखने के लिए बुलाता है। टीवी पर वे देखते हैं कि गैब मीडिया के सामने पर्सी पर अपनी ही मां को किडनैप करने का आरोप लगा रहा है। अब पूरी दुनिया की नज़र में वे तीनों भगोड़े बन चुके होते हैं। हालात को देखते हुए वे जल्दी से वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। नेसविल के म्यूजियम में पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि मोती एथेना की विशाल मूर्ति के सिर पर बने ताज में जड़ा हुआ है। म्यूजियम में अभी विजिटर्स मौजूद होते हैं, इसलिए वे फैसला करते हैं कि सफाई कर्मचारियों के आने तक इंतजार करेंगे। जब सफाई कर्मचारी आते हैं तो एनाबेथ उन्हें ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश कर देती है ताकि वे बीच में दखल न दे सकें। अब पर्सी सोच में पड़ जाता है कि वह इतनी ऊंची मूर्ति तक कैसे पहुंचेगा। तभी उसे ल्यूक के दिए हुए उड़ने वाले जूतों की याद आती है। उनकी मदद से पर्सी उड़ते हुए ऊपर जाता है और मोती निकाल लाता है, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरता है सफाई कर्मचारी वापस आ जाते हैं। अब उनके शरीर पर किसी और शक्ति का कब्जा होता है और वे पर्सी से मास्टर बोल्ट की मांग करते हैं। जब पर्सी कहता है कि उसके पास बोल्ट नहीं है, तो वे लोग हाइड्रा में बदल जाते हैं और आग उगलना शुरू कर देते हैं। पर्सी उसका एक सिर काट देता है, लेकिन हर कटे हुए सिर की जगह और भी ज्यादा सिर उग आते हैं। एनाबेथ उसे उलझाए रखती है, जबकि पर्सी वॉशरूम से पानी बुलाकर हाइड्रा को पीछे धकेल देता है। वह मोती उठाता है और वहां से भाग निकलता है। तभी ग्रोवर मेडुसा के सिर का इस्तेमाल करता है और हाइड्रा को पत्थर में बदल देता है। इसके बाद वे खबरों में देखते हैं कि पूरी दुनिया में तूफानी बादल फैलते जा रहे हैं। यह इस बात का सबूत होता है कि देवता युद्ध की तैयारी कर चुके हैं। अगला क्लू उन्हें लॉस वेगस के लोटस कैसीनो तक ले जाता है। कैसीनो के अंदर उन्हें लोटस के फूल परोसे जाते हैं जो उन्हें एक अजीब से नशे में डाल देते हैं। दिन बीतते चले जाते हैं और वे तीनों खेल, म्यूजिक और ऐशो आराम में पूरी तरह खो जाते हैं। तभी पर्सी को पोसाइडन की आवाज सुनाई देती है जो उसे ध्यान लगाने के लिए कहती है। पर्सी समझ जाता है कि यह फूल एक खतरनाक ट्रैप है। वह होश में आता है और एनाबेथ और ग्रोवर को भी रियलिटी में वापस खींच लाता है। जब कैसीनो का स्टाफ देखता है कि बच्चे काबू में नहीं आ रहे, तो वे उन पर हमला कर देते हैं। लड़ते हुए वे आखिरी मोती हासिल करते हैं और एक कार से वहां से भाग निकलते हैं। बाहर आकर वे डेट देखते हैं। आज 20 जून था। इसका मतलब वे पूरे 5 दिन गायब रह चुके थे और ज्यूस की डेडलाइन कल आधी रात को खत्म होने वाली थी। नक्शा उन्हें हॉलीवुड की ओर ले जाता है, जहां अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार छुपा हुआ था। एक फेरीमैन उन्हें ले जाने से मना कर देता है क्योंकि वे जिंदा हैं, लेकिन पर्सी मेडुसा के सुनहरे ड्रैकमा देकर उसे मना लेता है। जैसे ही पर्सी अपनी मां को गले लगाता है, उसकी शील्ड अचानक खुल जाती है और उसके अंदर छुपा हुआ मास्टर बोल्ट दिखाई देता है। हेडीज उसे पकड़ लेता है और पर्सी को झूठा कहता है। पर्सी इसका विरोध करता है और कहता है कि यह ढाल उसकी नहीं है। तभी एनाबेथ समझ जाती है कि ल्यूक ने उन्हें फंसाने के लिए यह सब किया था। हेडीज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वह परसेफनी को अपने कुत्ते छोड़ने का आदेश देता है, लेकिन परसेफनी उल्टा हेडीज पर ही हमला कर देती है, बोल्ट छीन लेती है और दानवों को रोक देती है। वह बताती है कि वह हमेशा के लिए युद्धग्रस्त अंडरवर्ल्ड में कैद नहीं रहना चाहती। वह पर्सी को बिजली का बोल्ट सौंपते हुए कहती है कि आधी रात से पहले ज्यूस तक इसे पहुंचा दो। तीनों मोतियों के साथ ग्रोवर फैसला करता है कि वह परसेफनी के साथ पीछे ही रहेगा। पर्सी, सैली और एनाबेथ अंडरवर्ल्ड से बाहर निकलते हैं। वे एक बहुत ही ऊंची इमारत पर पहुंचते हैं जहां ओलंपस का द्वार मौजूद होता है। जैसे ही वे अंदर जाने वाले होते हैं, ल्यूक रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। पर्सी उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। ल्यूक जवाब देता है कि वह ओलंपस को नष्ट करना चाहता है ताकि देवताओं की जगह नई पीढ़ी दुनिया को फिर से बना सके। जब पर्सी कहता है कि वह कोई हीरो नहीं है तो ल्यूक हमला कर देता है। वह मास्टर बोल्ट छीन लेता है और अपने उड़ने वाले जूतों से एनाबेथ के हमलों से बच निकलता है। वह बोल्ट से हमला करता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। पर्सी अपने उड़ने वाले जूते पहनता है और शहर के ऊपर ल्यूक का पीछा करता है। दोनों एक दूसरी इमारत की छत पर भिड़ते हैं। ल्यूक पर्सी का मजाक उड़ाता है और उसे कमजोर बताता है, यह कहकर कि वह पोसाइडन का बेटा होने के लायक नहीं है। इससे पहले कि ल्यूक उसे मार सके, पर्सी आसपास के टैंकों से पानी बुलाता है और एक जोरदार हमले से ल्यूक को छत पर गिरा देता है। पर्सी मास्टर बोल्ट वापस ले लेता है और जाकर एनाबेथ और सैली से मिलता है। तीनों मिलकर ओलंपस में एंटर करते हैं। सैली आगे नहीं जा सकती, इसलिए पर्सी और एनाबेथ ही अंदर जाते हैं। अंदर ज्यूस एक सभा को लीड कर रहा होता है और पोसाइडन के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने ही वाला होता है। जैसे ही घड़ी में आधी रात होती है, पर्सी और एनाबेथ अंदर घुसते हैं और मास्टर बोल्ट ज्यूस के सामने पेश कर देते हैं। हैरान होकर ज्यूस पर्सी की बात सुनता है। जब पर्सी बताता है कि असली चोर ल्यूक था तो ज्यूस को बहुत राहत मिलती है। वह पर्सी की जमकर तारीफ करता है, युद्ध रोक देता है और पर्सी की गुजारिश पर ग्रोवर को अंडरवर्ल्ड से आजाद करने पर भी सहमत हो जाता है। इसके बाद पोसाइडन पर्सी के पास आता है और उसके साथ न रह पाने के लिए माफी मांगता है। वह बताता है कि ज्यूस ने उसे दूर रहने पर मजबूर किया था क्योंकि वह देवताओं और इंसानों के रिश्ते से डरता था। पोसाइडन मानता है कि वह हमेशा दूर से ही अपने बेटे को गाइड करता रहा और वादा करता है कि जब भी पर्सी को उसकी जरूरत होगी वह वहां मौजूद रहेगा। पिता और बेटे हाथ मिलाते हैं। इसके बाद पर्सी सैली के साथ कैंप लौट आता है। कैंप के गेट पर सैली पर्सी से कहती है कि उसे खुशी है कि उसने अपनी असली जगह पा ली है। पर्सी मुस्कुराता है। वह इस बात से भी खुश होता है कि उसकी मां अब गैब से आजाद है और वह वादा करता है कि वह अक्सर मिलने आएगा। कैंप में वापस ग्रोवर गब से अपने नए सींग दिखाता है। ब्रूनर पर्सी को चुपके से निकलने पर डांटता है, लेकिन उसे अपना पसंदीदा स्टूडेंट भी कहता है। वह पर्सी को याद दिलाता है कि उसे हमेशा अपनी एबिलिटीज पर भरोसा करना चाहिए। जैसे ही ट्रेनिंग फिर से शुरू होती है, पर्सी एनाबेथ के साथ खड़ा होता है, आगे आने वाले हर खतरे के लिए पूरी तरह तैयार। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।